हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कितना टाइम लगता है उसे कंप्लीट होने में आप लोगों के हिसाब से? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, या फिर ऐसा होता है कि 80 साल बाद भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेता है। काफी अजीब बात है ना। आज आपको इस वीडियो में ऐसे दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे शुरू किए गए थे और अब जाकर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं या अब कंप्लीट होने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर क्या हुआ इन प्रोजेक्ट्स में ऐसा कि आजादी के इतने टाइम बाद भी जब इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, हमने कितना कुछ अपने देश में डेवलप कर लिया है, ये दो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हैं जो कि है सरदार सरोवर डैम। नाउ अभी पता नहीं आपने इसका नाम सुना है या नहीं। जो लोग इस डैम के आसपास के एरियाज या रीजन में रहते होंगे उनको इसके बारे में जरूर पता होगा। ये भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है जिसने इस प्रोजेक्ट को इतना डिले कर दिया कि भारत के लिए 1961 में शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट 2017 में जाकर कंप्लीट हुआ है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अप्रैल 1961 में इस प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन को रखा गया था और प्रोजेक्ट का नाम पड़ा सरदार सरोवर डैम। हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से उनके विजन में ही प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। लेकिन उनके टाइम पे तो क्या देश ने कितने प्रधानमंत्री देख लिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने पूरा होने का नाम ही नहीं लिया। तो आखिर प्रोजेक्ट में हुआ क्या आप लोगों को बताता हूँ और इससे आपको ये भी क्लियरली पता चलेगा कि इंडिया में एक प्रोजेक्ट को कैसे कुछ लोग और सिचुएशंस मिलकर उसकी बैंड बजा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे पहला प्रॉब्लम रहा वो निकल करके आया वाटर डिस्प्यूट। ऑल्दो प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट का फायदा दूसरे स्टेट्स को भी मिलना था जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह। लेकिन फायदा मिलेगा कितना, यानी आखिर नर्मदा के उस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे, ये सबसे पहला प्रॉब्लम बना इस प्रोजेक्ट का। और पीछे हटने को तो कोई तैयार था नहीं, इसीलिए 1979 में NWDT ये एक बॉडी थी जो कि इसी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए बनाई गई थी, जिसने सब कुछ स्टडी करने का फैसला किया और उसके बाद सब कुछ स्टडी करके फिर फैसला दिया और सबसे ज्यादा पानी मिला मध्य प्रदेश को उनकी जरूरत के हिसाब से। लेकिन ये चीज इतनी जल्दी नहीं सुलझी जितनी जल्दी मैंने आपको इसे वीडियो में बता दिया। इस एक डिस्प्यूट ने प्रोजेक्ट के कई साल खराब कर दिए, लेकिन फाइनली प्रोजेक्ट में वापस से काम शुरू हुआ। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने इतनी जल्दी खत्म तो होना नहीं था। इसके बाद इस प्रोजेक्ट ने जो सबसे बड़ा विवाद पकड़ा, जिसके सामने पुराना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपको भले ही ये ना पता हो कि आखिरकार ये क्या था, लेकिन ये मूवमेंट इतना बड़ा रहा कि आपने इस नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये कुछ सोशल एक्टिविस्ट द्वारा शुरू किया गया एक मूवमेंट था जो लोग इस डैम के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनका तथ्य था कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। जो कंडीशंस इस प्रोजेक्ट के द्वारा फुलफिल की जानी चाहिए थी ताकि पर्यावरण को इससे नुकसान ना हो, वो कंडीशंस ये प्रोजेक्ट फुलफिल नहीं कर रहा है। तो बस फिर क्या था, काफी बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई। और एक्चुअली में उस समय ये आंदोलन फिर सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उस समय ये इंटरनेशनल बन चुका था और बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए आवाजें उठाई गई थी। यहाँ तक तो चलो फिर भी प्रोजेक्ट में सिर्फ प्रोटेस्ट ही हो रहा था, लेकिन ये और बड़ी दिक्कत तब बन गई जब इसकी वजह से प्रोजेक्ट की फंडिंग रुक गई। 1979 में पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्कीम के तहत वर्ल्ड बैंक द्वारा इस प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा था। लगभग $200 मिलियन मिलने थे उस समय, लेकिन बाद में तो खैर प्रोजेक्ट ने बहुत कुछ देखा था, कहाँ सिर्फ $200 मिलियन में काम होने वाला था। लेकिन फिर भी जो भी हो, ये प्रोटेस्ट इस फंडिंग को रोकने में भी कामयाब रहा और प्रोजेक्ट आखिरकार रुक गया। इतना काफी नहीं था कि इसके बाद एक और दिक्कत आई प्रोजेक्ट में, उस डैम की हाइट यानी कि ऊंचाई। डैम की हाइट की वजह से उसके आसपास की जगहों पे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ रहा था। लोग पहुंच गए कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली स्टे लगा दिया प्रोजेक्ट में कि अब प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अक्टूबर 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोल दिया कि ठीक है, 88 मीटर तक का डैम गवर्नमेंट बना सकती है। उसके एक साल बाद साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डैम की हाइट 90 मीटर तक करने का अलाउ कर दिया और फाइनली डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ से रास्ते खुल गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खुद ही मानना था कि अगर प्रोजेक्ट में किसी को कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लग रही है तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इस प्रोजेक्ट के लोगों के लिए बेनिफिट्स हैं।
और वो प्रोजेक्ट जो लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जिसपे इतना पैसा खर्चा हो गया है ऑलरेडी और वो इतना लेट हो चुका है, उस पे परमानेंट स्टे नहीं लगाया जा सकता। और एक अच्छी चीज ये भी हुई उस समय कि एक स्टेबल गवर्नमेंट भी 2000 के समय में गुजरात में आ गई थी, यानी वहां से इस प्रोजेक्ट का प्रॉपर तरीके से काम होना शुरू हुआ आखिरकार, जिसको कभी हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि उनके जीते जी ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाता। आज अब ये डैम पूरी तरह से बनकर तैयार है। आज इसकी ऊंचाई 138.68 मीटर्स की है। धीरे धीरे सालों में क्लियरेंस मिलते मिलते इस डैम की ऊंचाई को बढ़ाया गया था। 17 सितंबर 2017 को फाइनली इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। आज न सिर्फ ये प्रोजेक्ट गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाकों के लिए वरदान साबित हुआ है, बल्कि आज अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। प्रॉपर एक बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग सिस्टम इसमें लगाया गया है। अगर मुझे इसका वीडियो मिलेगा तो मैं आपके लिए स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आप भी इसको देख सको। इस डैम के पास में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, जिस वजह से बहुत से टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए अक्सर जाते हैं। खैर, मुझे तो पर्सनली कभी मौका नहीं मिला है सरदार सरोवर डैम तक जाने का, लेकिन अगर आप में से कोई कभी इस डैम तक गया है या फिर आप कभी जाओगे तो डैम को देखने के बाद आपको ये जरूर याद आएगा कि कितनी बड़ी हिस्ट्री अपने अंदर ये डैम समेटे बैठा है। चलिए अभी बात करूंगा दूसरे प्रोजेक्ट की, और यह है पोलावरम प्रोजेक्ट। ये आंध्र प्रदेश के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी के ऊपर। तो शुरुआत इसकी भी हिस्ट्री से ही करते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो पुराने वाले प्रोजेक्ट से भी एक कदम आगे ही है। जुलाई 1941 में, जी हाँ, उस समय जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तब इस प्रोजेक्ट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट रखा गया था। अगले 2-3 सालों में इसमें सर्वे हुआ, प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर्ली सोचा गया और 1946-47 में ये शुरुआती काम खत्म हो गया, जब देश में एक तरफ भारत को आजादी मिल रही थी। पता है उस समय इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना एस्टिमेट किया गया था? लगभग 129 करोड़ रुपीस। लेकिन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। टेक्निकल डिफिकल्टीज, फिर कंस्ट्रक्शन के कुछ इश्यूज थे, जिस वजह से प्रोजेक्ट को शुरुआत में ही पुश नहीं मिल पाया। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और काफी फायदा दे सकता था उस रीजन को जहां ये बनाया जा रहा था, यानी आंध्र प्रदेश में। जिस वजह से 1947 में देश के आजाद होने के कई दशकों बाद 1980s में उस समय के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा फाइनली इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, यानी एटलीस्ट एक ऑफिशियल शुरुआत तो कर दी कि प्रोजेक्ट अभी भी जिंदा है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद प्रोजेक्ट में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। साल 2004 में वाईएस राजशेखरा रेड्डी द्वारा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया। राइट और लेफ्ट 2 कैनाल्स बनाने थे इसमें, जिनके कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉपर मंजूरी दी गई। टोटल खर्चा इस काम में लगभग 11,500 करोड़ के आसपास आगा गया। यानी आप ये कह सकते हो कि 2004 से इस प्रोजेक्ट में काम होना शुरू हुआ, लेकिन इतना आसान तो इस प्रोजेक्ट का काम भी नहीं होने वाला था। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल गया था, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट को इसकी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने एग्रीकल्चरल लैंड जो इससे इफेक्ट होगा, साथ ही जिन लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उनको कंसिडर करते हुए इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई थी। यानी प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इस सब की वजह से प्रॉपरली काम नहीं कर पाया 2004 के बाद भी। साल 2014 में चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश में सरकार आई और तब से इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी। आज वैसे ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक नेशनल प्रोजेक्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। आज चंद्रबाबू नायडू की तो सरकार नहीं है आंध्रा में, लेकिन फिर भी जगनमोहन रेड्डी की सरकार के अंदर भी प्रोजेक्ट सही तरीके से तैयार हो रहा है। लेकिन अब इतने सारे डिलेस की वजह से एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है उस कॉस्ट में, जिस पैसों से इस प्रोजेक्ट को तैयार करना था, जो कि ऑब्वियस सी बात ही कि होना ही था। लेकिन अब क्योंकि पैसा जो इसमें लग रहा है वो काफी बढ़ चुका है, इसलिए इसको कुछ फेजेस में ही रोक दिया गया है। यानी फेजेस में या कहें तो पार्ट्स में ही धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और काफी चीजें प्रोजेक्ट की जो एक साथ पूरी हो जानी थी वो अब साथ में कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। वैसे उम्मीद है कि इस साल शायद जुलाई तक कुछ थोड़ा सा ओपनिंग हमें इसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस प्रोजेक्ट की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं तो वो शायद गलत होगा, क्योंकि इसमें फ्यूचर में और क्या दिक्कतें आ सकती हैं अभी पूरी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सी कंट्रोवर्सीज और डिस्प्यूट्स इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बारी रही हैं, जिनके लिंक्स मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा अगर आप लोग उनके बारे में जानना चाहते हो तो, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं चाहूं भी तब भी उन सारे डिस्प्यूट्स को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा।
तो ये थे वो दो प्रोजेक्ट्स जिनकी शुरुआत तो उस समय हो गई थी जब भारत जस्ट आजाद हो ही रहा था, लेकिन स्टेट्स के आपस के डिस्प्यूट्स, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कभी कभी फंडिंग, इन चीजों ने मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को कभी उस लेवल तक पहुंचने ही नहीं दिया जिन चीजों के लिए इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का सोचा गया था। वैसे ये सही है कि सबको बोलने का अधिकार है देश में, लेकिन कभी कभी वही चीज उन चीजों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है जो पूरा होने के बाद कई सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकते थे, जैसे कि ये प्रोजेक्ट। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।